स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आज हम साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दिमाग को पहले से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली बना सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसका नाम है फोटोग्राफिक मेमोरी और इसके लेखक हैं लोगन जी डेविडसन। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो एक बार कुछ पढ़ता है और फिर उसे हमेशा के लिए याद रखता है? कोई ऐसा जो बिना नोट्स देखे घंटों का भाषण दे देता है? कोई ऐसा जो लोगों के नाम एक बार सुनकर ही हमेशा याद रख लेता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग कैसे करते हैं? क्या ये कोई जन्मजात प्रतिभा है या फिर कोई ऐसा राज है जो ये जानते हैं और हम नहीं? लोगन डेविडसन इस किताब में बताते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी वो क्षमता जिससे आप किसी भी चीज को एक बार देखकर हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। ये एक सीखा हुआ कौशल है। ये उन तकनीकों का परिणाम है जो हजारों सालों से मौजूद हैं, लेकिन जिनके बारे में हम में से ज्यादातर लोग कभी नहीं जानते। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो हमेशा चीजें भूल जाता हूं, मेरी याददाश्त तो बहुत कमजोर है, मैं कभी भी फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं विकसित कर सकता। और यहीं पर आप गलत हैं। आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, आप सिर्फ उसका सही तरीके से उपयोग करना नहीं जानते। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो बहुत कम क्षमता पर चल रहा है, क्योंकि किसी ने आपको उसका सही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं सिखाया। ये किताब आपको वही ऑपरेटिंग सिस्टम देगी। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आपका दिमाग काम करता है, क्यों आप चीजें भूलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप उन प्राचीन और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी याददाश्त को असाधारण बना सकते हैं। आज के सफर में हम इस किताब के हर अहम पहलू पर गहराई से बात करेंगे। 17 गहरे अध्यायों में हम जानेंगे कि याददाश्त कैसे काम करती है, फोटोग्राफिक मेमोरी क्या है, लोकी विधि और मेमोरी पैलेस कैसे बनाएं, संख्याएं और तारीखें कैसे याद रखें, नाम और चेहरे कैसे याद रखें, परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कैसे अपने दिमाग को हमेशा तेज और ताज़ा रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां हम समझेंगे कि याददाश्त कैसे काम करती है, आपके दिमाग का वो अद्भुत तंत्र जो हर चीज को याद रखता है और हर चीज को भुलाता भी है। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, आप बस सही तरीका नहीं जानते। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप उन चीजों को क्यों भूल जाते हैं जो आपने अभी अभी पढ़ी हैं, लेकिन अपने बचपन के कुछ पलों को बिल्कुल साफ साफ याद रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में ये कैसे काम करता है? यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा के लिए नहीं है, ये आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने की पहली सीढ़ी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो आप उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? लोगन डेविडसन इस किताब की शुरुआत में ही बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी याददाश्त के बारे में पूरी तरह से गलत समझ रखते हैं। वे सोचते हैं कि याददाश्त एक ऐसी चीज है जो या तो आपके पास है या नहीं, या तो आप अच्छी याददाश्त के साथ पैदा हुए हैं या आप नहीं। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। याददाश्त कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका उपयोग करेंगे उतना ये मजबूत होगी, और जितना आप सही तकनीकों का उपयोग करेंगे उतना ही ये शक्तिशाली बनेगी। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपके दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। ये एक अद्भुत, जटिल और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नेटवर्क है। जब आप कुछ सीखते हैं या याद रखते हैं तो आपके न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। जब आप कुछ भूलते हैं तो वे कनेक्शन कमजोर हो जाते हैं। यही है याददाश्त का मूल विज्ञान, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन का बनना और मजबूत होना। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपका दिमाग हर चीज को याद नहीं रखता, और ये अच्छी बात है। अगर आपका दिमाग हर छोटी बड़ी चीज को याद रखने लगे तो आप पागल हो जाएंगे। आपका दिमाग चुनता है कि क्या याद रखना है और क्या भूलना है। ये चुनाव कई कारकों पर निर्भर करता है: ध्यान, भावना, दोहराव और महत्व। आपका दिमाग उन चीजों को याद रखता है जिन पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप किसी चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे तो आपका दिमाग उसे महत्वपूर्ण नहीं समझकर भूल जाता है। यही कारण है कि आप अक्सर किसी का नाम सुनते ही भूल जाते हैं, क्योंकि जब वो अपना नाम बता रहा था तब आपका ध्यान कहीं और था। आपका दिमाग उन चीजों को याद रखता है जिनसे जुड़ी कोई मजबूत भावना होती है। एक दुखद घटना, एक खुशी का पल, एक डरावना अनुभव, ये सब आपके दिमाग में गहरे छप जाते हैं क्योंकि उनसे जुड़ी भावना बहुत तेज होती है। यही कारण है कि आप अपने पहले दिन का स्कूल याद रखते हैं लेकिन कल की डेट याद नहीं रख पाते। आपका दिमाग उन चीजों को याद रखता है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं।
बार बार दोहराने से न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत होते हैं। यही कारण है कि आप अपना फोन नंबर याद रखते हैं, आपने उसे सैकड़ों बार दोहराया है। और आपका दिमाग उन चीजों को याद रखता है जिन्हें वो महत्वपूर्ण समझता है। अगर आपका दिमाग किसी चीज को जीवन या मृत्यु से जुड़ा हुआ समझता है तो वो उसे तुरंत याद कर लेगा। यही कारण है कि आपको याद है कि गर्म तवे को छूना खतरनाक है। आपके दिमाग ने उस अनुभव को जीवन रक्षक जानकारी के रूप में संग्रहित किया। अब सवाल यह है कि अगर हम ये जानते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो हम इसे अपने पक्ष में कैसे उपयोग कर सकते हैं? इसका जवाब है, हम अपनी याददाश्त को उसी तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं जैसे एक एथलीट अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है। हम उन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे दिमाग की प्राकृतिक क्षमताओं को सुदृढ़ करती हैं। लोगन डेविडसन कहते हैं कि हजारों सालों से मनुष्य ने याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए तकनीकें विकसित की हैं। प्राचीन यूनानी और रोमन वक्ता बिना नोट्स के घंटों का भाषण देते थे। वे कैसे करते थे? वे लोकी विधि का उपयोग करते थे, एक तकनीक जिसमें वे अपने विचारों को एक परिचित स्थान के विभिन्न हिस्सों में रखते थे। ये वही तकनीक है जिसे आज वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन उपयोग करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक सीखी हुई तकनीक है। इस किताब में हम ऐसी ही तकनीकों को विस्तार से समझेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे अपना मेमोरी पैलेस बनाएं। हम सीखेंगे कि कैसे संख्याओं, नामों, चेहरों, शब्दों और अवधारणाओं को याद रखें। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाएं। हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को हमेशा तेज और ताज़ा रखें। लेकिन याद रखिए, ये तकनीकें सिर्फ जानने से काम नहीं करेंगी, आपको इनका अभ्यास करना होगा। जैसे आप कोई नया खेल सीखते हैं, वैसे ही आपको इन तकनीकों को सीखना होगा। पहले ये अजीब और मुश्किल लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएंगी। और जब ये आपकी आदत बन जाएंगी तो आपकी याददाश्त पहले से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली हो जाएगी। लोगन डेविडसन कहते हैं, आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, वो प्रशिक्षित नहीं है, और जो प्रशिक्षित नहीं है उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज से ये यात्रा शुरू करिए। कोई बहाना मत बनाइए, कोई इंतजार मत करिए, बस शुरू करिए, क्योंकि आपकी याददाश्त आपसे बेहतर होने का इंतजार कर रही है और ये किताब आपको वो रास्ता दिखाएगी। दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करेंगे जो इस पूरी किताब की नींव है, याददाश्त कैसे काम करती है। अगर आप ये नहीं समझेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो आप उसे बेहतर नहीं बना पाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर आप एक कार चलाना सीखना चाहते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सीलरेटर क्या करते हैं। आपको इंजन के पूरे मैकेनिज्म को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुनियादी बातें जानना जरूरी है। वैसे ही आपको अपने दिमाग के बुनियादी ढांचे को समझना होगा। आपके दिमाग में 3 तरह की याददाश्त होती है: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये तीनों अलग अलग तरह से काम करती हैं और इनमें से हर एक आपकी याद रखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेंसरी मेमोरी वो है जो आपकी इंद्रियों के माध्यम से आती है। आपकी आंखें, कान, त्वचा, नाक, जीभ, ये सब लगातार जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग इस सारी जानकारी को संसाधित नहीं कर सकता। इसलिए आपकी सेंसरी मेमोरी जानकारी को केवल कुछ सेकंड के लिए रखती है और फिर या तो उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेज देती है या फिर हमेशा के लिए छोड़ देती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपकी आंखें उस कमरे की हर चीज को देखती हैं, दीवारों का रंग, फर्नीचर की स्थिति, खिड़कियों की संख्या। लेकिन आपका दिमाग केवल उन्हीं चीजों को नोटिस करता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि कोई आपकी तरफ आ रहा है या फर्श पर कोई चीज पड़ी है। बाकी सब कुछ आपकी सेंसरी मेमोरी से बाहर चला जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, वो है जहां आप जानकारी को अस्थायी रूप से रखते हैं। यह आपके दिमाग का एक तरह का नोटपैड है। आप यहां जानकारी को कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक बहुत बड़ी सीमा है। ये एक साथ केवल 5 से 9 चीजें ही रख सकती है। यही कारण है कि जब कोई आपको 10 चीजों की सूची सुनाता है तो आप आखिरी कुछ चीजें भूल जाते हैं। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी उतनी जानकारी को हैंडल नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो है जहां जानकारी स्थायी रूप से संग्रहित होती है। आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की क्षमता लगभग असीमित है। आप अपनी पूरी जिंदगी में जितनी भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं उसे यहां रख सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानकारी भेजना एक जटिल प्रक्रिया है। आपका दिमाग उस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता जब तक कि वो जानकारी महत्वपूर्ण ना हो या आप उसे बार बार ना दोहराएं। अब सवाल यह है,
हम शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानकारी भेजने की प्रक्रिया को कैसे आसान बना सकते हैं? इसका जवाब है एनकोडिंग। एनकोडिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपका दिमाग जानकारी को इस तरह से बदलता है कि उसे स्टोर करना आसान हो जाता है। आपका दिमाग 3 तरह से एनकोडिंग करता है: विजुअल यानी तस्वीरों के रूप में, एकॉस्टिक यानी आवाज़ों के रूप में, और सिमेंटिक यानी अर्थ के रूप में। इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली है विजुअल एनकोडिंग। आपका दिमाग तस्वीरों को शब्दों या आवाज़ों की तुलना में कहीं ज़्यादा आसानी से याद रखता है। यही कारण है कि मेमोरी तकनीकों का एक बड़ा हिस्सा जानकारी को तस्वीरों में बदलने पर केंद्रित है। जब आप एक संख्या को एक तस्वीर में बदलते हैं या एक नाम को एक छवि में बदलते हैं तो आपका दिमाग उसे बहुत आसानी से याद कर लेता है। एनकोडिंग के बाद आता है स्टोरेज, यानी जानकारी को संग्रहित करना। आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानकारी एक नेटवर्क की तरह संग्रहित होती है। हर जानकारी दूसरी जानकारियों से जुड़ी होती है। यही कारण है कि जब आप एक चीज याद करते हैं तो अक्सर उससे जुड़ी दूसरी चीजें भी याद आ जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बचपन के घर के बारे में सोचते हैं तो आपको वहां की गंध, वहां की आवाजें, वहां के लोग, सब कुछ याद आने लगता है। स्टोरेज के बाद आता है रिट्रीवल, यानी जानकारी को वापस बुलाना। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। जानकारी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से बुला नहीं पाते तो वो बेकार है। यही कारण है कि आप अक्सर किसी चीज को जानते हो लेकिन उसे याद नहीं कर पाते। आपके दिमाग में वो जानकारी मौजूद है लेकिन आप उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। रिट्रीवल को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है जानकारी को इस तरह से स्टोर करना कि उस तक पहुंचने के कई रास्ते हों। जब एक जानकारी कई अलग अलग संदर्भों से जुड़ी होती है तो उसे याद करना बहुत आसान हो जाता है। यही कारण है कि मेमोरी तकनीकें जानकारी को अजीब, मजेदार या भावनात्मक छवियों से जोड़ने पर जोर देती हैं। ऐसी छवियां कई अलग अलग रास्तों से आपके दिमाग में पहुंच सकती हैं। लोगन डेविडसन कहते हैं कि याददाश्त के इन 3 चरणों एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं तो आप जान जाते हैं कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। शायद आप जानकारी को सही तरीके से एनकोड नहीं कर रहे, शायद आप उसे इस तरह स्टोर कर रहे हैं कि उसे ढूंढना मुश्किल है, शायद आपके पास रिट्रीवल के लिए सही ट्रिगर नहीं है। इस किताब के आने वाले अध्यायों में हम इन तीनों चरणों को बेहतर बनाने के लिए तकनीकें सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे जानकारी को इस तरह से एनकोड करें कि वो आपके दिमाग में चिपक जाए। हम सीखेंगे कि कैसे जानकारी को इस तरह स्टोर करें कि उसे ढूंढना आसान हो, और हम सीखेंगे कि कैसे जानकारी को बिना किसी परेशानी के वापस बुलाएं। चैप्टर 3, फोटोग्राफिक मेमोरी क्या है, सच्चाई और मिथक। दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करेंगे जिसके लिए आप यहां आए हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी। ये शब्द आपने सुना होगा फिल्मों में, किताबों में, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एक बार कुछ देखता है और उसे हमेशा के लिए याद रखता है। लेकिन क्या ये सच में मौजूद है? क्या कोई व्यक्ति सच में फोटोग्राफिक मेमोरी रख सकता है? और अगर हाँ, तो क्या आप भी इसे विकसित कर सकते हैं? लोगन डेविडसन इस किताब में बताते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी शब्द का उपयोग अक्सर गलत तरीके से किया जाता है। असल में वैज्ञानिक 2 अलग-अलग घटनाओं के बारे में बात करते हैं, आइडिएटिक मेमोरी और फोटोग्राफिक मेमोरी। आइडिएटिक मेमोरी एक दुर्लभ घटना है जो आमतौर पर बच्चों में पाई जाती है। आइडिएटिक मेमोरी वाले व्यक्ति किसी छवि को देखने के बाद उसे कुछ सेकंड या मिनट के लिए अपने दिमाग में बिल्कुल साफ-साफ देख सकते हैं, जैसे कि वो छवि अभी भी उनके सामने हो। लेकिन ये क्षमता आमतौर पर बचपन में ही खत्म हो जाती है, और ये स्थायी याददाश्त नहीं है, ये सिर्फ एक अस्थायी दृश्य छाप है। फोटोग्राफिक मेमोरी वैज्ञानिक अर्थ में वो क्षमता है जिससे एक व्यक्ति किसी भी जानकारी को एक बार देखकर हमेशा के लिए याद रख सकता है, जैसे कि उसने उस जानकारी की एक तस्वीर खींच ली हो। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि सच्ची फोटोग्राफिक मेमोरी मौजूद ही नहीं है। अब तक किसी भी व्यक्ति में सच्ची फोटोग्राफिक मेमोरी का कोई प्रमाणित मामला नहीं मिला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप कभी भी असाधारण याददाश्त विकसित नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। लोगन डेविडसन कहते हैं कि भले ही सच्ची फोटोग्राफिक मेमोरी मौजूद ना हो, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनकी याददाश्त इतनी असाधारण है कि वे फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह दिखती है। वे लोग किसी भी चीज को एक बार देखकर उसे याद रख सकते हैं, नाम, चेहरे, संख्याएं, किताबों के पन्ने, सब कुछ। लेकिन ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। ये उन तकनीकों का परिणाम है जो उन्होंने सीखी हैं और जिनका वे लगातार अभ्यास करते हैं। वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप के विजेताओं के बारे में सोचिए। वे कुछ ही मिनटों में कार्ड्स की पूरी डेक याद कर लेते हैं,
वे सैकड़ों यादृच्छिक संख्याओं को सही क्रम में याद कर लेते हैं। वे अजनबियों के नाम और चेहरे एक बार देखकर याद कर लेते हैं। क्या वे फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ पैदा हुए थे? नहीं, उनमें से ज्यादातर ने ये तकनीकें वयस्कता में सीखी हैं। उन्होंने सालों तक अभ्यास किया है और आज वे दुनिया के सबसे अच्छे मेमोरी विशेषज्ञ हैं। तो फोटोग्राफिक मेमोरी का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है उन तकनीकों को सीखना और अभ्यास करना जो आपकी याददाश्त को असाधारण बना सकती हैं। इसका मतलब है अपने दिमाग को उसी तरह प्रशिक्षित करना जैसे एक एथलीट अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है। इसका मतलब है उन प्राचीन और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना जो हजारों सालों से मौजूद हैं। लोगन डेविडसन कहते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में सबसे बड़ा मिथक ये है कि ये एक जन्मजात प्रतिभा है। लोग सोचते हैं कि या तो आपके पास है या नहीं, लेकिन सच ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में इन तकनीकों को सीख सकता है और अपनी याददाश्त को नाटकीय रूप से सुधार सकता है। दूसरा मिथक ये है कि फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब है हर छोटी बड़ी चीज को याद रखना, लेकिन ये ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। आपका दिमाग एक फिल्टर है। वो अनावश्यक जानकारी को फिल्टर करता है और केवल महत्वपूर्ण जानकारी को रखता है। फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ याद रखें। इसका मतलब ये है कि आप उन चीजों को याद रखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा मिथक ये है कि फोटोग्राफिक मेमोरी विकसित करने के लिए आपको प्रतिभाशाली होना चाहिए, लेकिन लोगन डेविडसन कहते हैं कि इन तकनीकों को सीखने के लिए किसी विशेष प्रतिभा की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है सीखने की इच्छा, अभ्यास करने का धैर्य और लगातार बने रहने की दृढ़ता। तो अगर कोई सच्ची फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है तो हम इस किताब में क्या सीखेंगे? हम वे तकनीकें सीखेंगे जो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन उपयोग करते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वो जानकारी को तेजी से और लंबे समय तक याद रख सके। हम सीखेंगे कि कैसे नाम, चेहरे, संख्याएं, तारीखें, शब्द और अवधारणाएं याद रखें। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाएं, और हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को हमेशा तेज और ताजा रखें। लोगन डेविडसन कहते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी कोई जादू नहीं है, ये एक तकनीक है और हर तकनीक की तरह इसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज से ये मिथक छोड़ दीजिए कि आपकी याददाश्त कमजोर है या आप कभी भी असाधारण याददाश्त विकसित नहीं कर सकते। ये सच नहीं है। आपकी याददाश्त में कोई कमी नहीं है। आपको सिर्फ सही तकनीकें सीखनी है और उनका अभ्यास करना है, और ये किताब आपको वही तकनीकें देगी। चैप्टर 4, लोकी विधि, मेथड ऑफ लोकाई, 2500 साल पुरानी मेमोरी टेक्निक। दोस्तों, अब हम उस तकनीक पर बात करेंगे जो शायद दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली मेमोरी टेक्निक है, लोकी विधि। ये तकनीक 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसका आविष्कार प्राचीन यूनान में हुआ था और आज भी वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन इसी टेक्निक का उपयोग करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके दिमाग के प्राकृतिक तरीके का उपयोग करने का एक स्मार्ट तरीका है। लोकी विधि की कहानी बहुत दिलचस्प है। प्राचीन यूनान में सिमोनाइड्स नाम का एक कवि था। एक दिन वो एक बड़े भोज में शामिल हुआ। उसने एक कविता सुनाई और फिर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भोज का हॉल ढह गया। सभी मेहमान मारे गए। लाशें इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थीं कि किसी को पहचाना नहीं जा सकता था। लेकिन सिमोनाइड्स को याद था कि कौन कहां बैठा था। उसने अपनी याददाश्त से हर शव को उसकी जगह पर पहचान लिया। इस घटना के बाद सिमोनाइड्स ने महसूस किया कि अगर आप जानकारी को किसी परिचित स्थान के हिस्सों में रखते हैं तो उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। यही लोकी विधि का जन्म था। तो लोकी विधि कैसे काम करती है? ये बहुत सरल है। आप एक ऐसी जगह चुनते हैं जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अपना घर, अपना ऑफिस, अपने स्कूल का रास्ता, कोई भी परिचित जगह। फिर आप उस जगह के अलग अलग हिस्सों को स्टेशन या लोकी में बांटते हैं। उदाहरण के लिए अपने घर को लें। सामने का दरवाजा, लिविंग रूम, सोफा, टीवी, किचन, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, बेडरूम का दरवाजा, बिस्तर, अलमारी, ये आपके स्टेशन हैं। अब जब आपको कुछ याद रखना होता है तो आप हर चीज को एक ज्वलंत, अजीब या भावनात्मक छवि में बदलते हैं और उसे अपने एक स्टेशन पर रख देते हैं। जब आपको उन चीजों को याद करना होता है तो आप मानसिक रूप से अपने घर में टहलते हैं, स्टेशन दर स्टेशन जाते हैं और हर स्टेशन पर रखी छवि को देखते हैं। छवि आपको उस चीज की याद दिला देती है।
उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक शॉपिंग लिस्ट याद रखनी है। दूध, अंडे, ब्रेड, सेब और चावल। आप अपने घर के पहले स्टेशन पर सामने के दरवाजे पर एक गाय की कल्पना करें जो दूध दे रही है। दूसरे स्टेशन पर लिविंग रूम में एक विशाल अंडा जो नाच रहा है। तीसरे स्टेशन पर सोफे पर एक ब्रेड का टुकड़ा जिस पर मक्खन लगा है। चौथे स्टेशन पर टीवी पर एक सेब जो टीवी देख रहा है। पांचवें स्टेशन पर किचन में चावल का एक पहाड़। अब जब आपको शॉपिंग लिस्ट याद करनी है तो आप मानसिक रूप से अपने घर में टहलें। सामने के दरवाजे पर गाय, दूध, लिविंग रूम में अंडा, अंडे, सोफे पर ब्रेड, ब्रेड, टीवी पर सेब, सेब, किचन में चावल का पहाड़, चावल। देखा कितना आसान है। लोकी विधि की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आपके दिमाग के प्राकृतिक तरीके का उपयोग करती है। आपका दिमाग स्थानों और छवियों को बहुत अच्छी तरह से याद रखता है। जब आप जानकारी को किसी स्थान से जोड़ते हैं तो वो जानकारी आपके दिमाग में बहुत गहराई से छप जाती है, और जब आप उस स्थान को मानसिक रूप से देखते हैं तो वो जानकारी अपने आप वापस आ जाती है। लोकी विधि का उपयोग आप लगभग किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। शॉपिंग लिस्ट, स्टडी मटेरियल, प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स, भाषण, नाम, तारीखें और भी बहुत कुछ। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आपके मेमोरी पैलेस उतने ही बड़े और जटिल बनते जाएंगे। वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन के पास सैकड़ों मेमोरी पैलेस होते हैं और वे उनमें हजारों चीजें स्टोर कर सकते हैं। लोकी विधि का अभ्यास कैसे करें? पहला कदम, अपना पहला मेमोरी पैलेस चुनें। अपना घर सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। अपने घर के 10 स्टेशन चुनें, कमरे से कमरे या एक ही कमरे के अलग अलग हिस्से। सुनिश्चित करें कि स्टेशन एक तार्किक क्रम में हो, जैसे आप वास्तव में उस जगह से गुजरते हैं। दूसरा कदम, हर स्टेशन को एक नंबर दें। पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, ताकि आपको क्रम याद रहे। तीसरा कदम, उन चीजों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप याद रखना चाहते हैं। 5 से 10 चीजों से शुरू करें। चौथा कदम, हर चीज को एक ज्वलंत, अजीब या भावनात्मक छवि में बदलें। ये छवि जितनी अजीब होगी उतना अच्छा। आपका दिमाग सामान्य चीजों को भूल जाता है, लेकिन अजीब और असामान्य चीजों को याद रखता है। पांचवा कदम, हर छवि को अपने एक स्टेशन पर रखें। छवि को स्टेशन के साथ इंटरैक्ट करते हुए कल्पना करें। गाय दरवाजे को लात मार रही है, अंडा सोफे पर उछल रहा है, ब्रेड टीवी देख रही है। छठा कदम, मानसिक रूप से अपने मेमोरी पैलेस में टहलें। स्टेशन दर स्टेशन जाएं और हर छवि को देखें। छवि आपको चीज की याद दिला देगी। सातवां कदम, इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे आपके मेमोरी पैलेस उतने ही मजबूत बनते जाएंगे। लोगन डेविडसन कहते हैं कि लोकी विधि सीखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार सीखने के बाद ये आपकी याददाश्त को हमेशा के लिए बदल देती है। आप कभी भी कहीं भी इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। आपको किसी कागज या पेन की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने दिमाग और अपने मेमोरी पैलेस की जरूरत है। तो दोस्तों, आज से लोकी विधि का अभ्यास शुरू करिए। अपने घर को अपना पहला मेमोरी पैलेस बनाइए। 5 चीजों की एक सूची लीजिए और उन्हें अपने स्टेशन पर रखिए। फिर मानसिक रूप से टहलिए। देखिए कि आप उन सबको कितनी आसानी से याद कर पाते हैं। ये पहली बार में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, और जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आप कभी भी कुछ भी नहीं भूलेंगे। चैप्टर 5, अपना पहला मेमोरी पैलेस बनाएं, कदम दर कदम गाइड। दोस्तों, अब हम उस तकनीक के व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं, अपना पहला मेमोरी पैलेस बनाना। पिछले अध्याय में हमने लोकी विधि के बारे में बात की, अब हम उसे असल में बनाएंगे। घबराइए मत, ये बहुत आसान है और एक बार बन जाने के बाद ये आपका सबसे कीमती टूल बन जाएगा। अपना पहला मेमोरी पैलेस बनाने के लिए आपको अपने घर की जरूरत है। आपका घर वो जगह है जिसे आप सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। आप हर कमरे, हर कोने, हर चीज से परिचित हैं। इसलिए अपने घर को अपना पहला मेमोरी पैलेस बनाना सबसे आसान है। स्टेप 1, अपने घर में एक रास्ता चुनें। यह रास्ता उस क्रम में होना चाहिए जिसमें आप वास्तव में अपने घर में चलते हैं। उदाहरण के लिए, सामने का दरवाजा, लिविंग रूम, सोफा, टीवी, किचन का दरवाजा, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, बेडरूम का दरवाजा, बिस्तर, अलमारी। ये एक सीधा तार्किक क्रम है। आपको ये याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। स्टेप 2, अपने रास्ते पर 10 स्टेशन चुनें। शुरुआत में 10 से ज्यादा स्टेशन लेना मुश्किल हो सकता है, इसलिए 10 से शुरू करें। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आप अपने मेमोरी पैलेस में और स्टेशन जोड़ सकते हैं। हर स्टेशन एक अलग जगह होनी चाहिए। दरवाजा,
फर्नीचर का एक टुकड़ा, एक खिड़की, एक उपकरण। सुनिश्चित करें कि स्टेशन एक दूसरे से काफी दूर हों ताकि आप उन्हें अलग अलग पहचान सकें। स्टेप 3, हर स्टेशन को एक नंबर दें। स्टेशन 1 सामने का दरवाजा, स्टेशन 2 लिविंग रूम, स्टेशन 3 सोफा, स्टेशन 4 टीवी, स्टेशन 5 किचन का दरवाजा, स्टेशन 6 फ्रिज, स्टेशन 7 डाइनिंग टेबल, स्टेशन 8 बेडरूम का दरवाजा, स्टेशन 9 बिस्तर, स्टेशन 10 अलमारी। अब आपके पास 10 स्टेशन है और हर स्टेशन का एक नंबर है। स्टेप 4, अपने मेमोरी पैलेस को अपने दिमाग में मजबूत करें। आंखें बंद करें और मानसिक रूप से अपने घर में टहलें। स्टेशन 1 से शुरू करें और स्टेशन 10 तक जाएं। हर स्टेशन को साफ साफ देखें। दरवाजा कैसा दिखता है, लिविंग रूम में क्या है, सोफा किस रंग का है, टीवी कहाँ रखा है। ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। आपका मेमोरी पैलेस उतना ही मजबूत होगा जितनी स्पष्ट रूप से आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। स्टेप 5, अब अभ्यास करें। कुछ चीजें याद रखने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको 5 चीजें याद रखनी है: सूरज, फूल, किताब, पक्षी, बादल। अब हर चीज को एक ज्वलंत छवि में बदलें। सूरज को एक चमकदार पीली गेंद के रूप में कल्पना करें जो आग उगल रही है। फूल को एक विशाल सुगंधित गुलाब के रूप में कल्पना करें जिसमें कांटे हैं। किताब को एक विशाल भारी इंसाइक्लोपीडिया के रूप में कल्पना करें जो अपने आप पलट रही है। पक्षी को एक चमकीले रंग के तोते के रूप में कल्पना करें जो जोर जोर से चिल्ला रहा है। बादल को एक भारी काले बादल के रूप में कल्पना करें जो बारिश कर रहा है। स्टेप 6, हर छवि को अपने एक स्टेशन पर रखें। स्टेशन 1 सामने का दरवाजा, सूरज। कल्पना करें कि सूरज दरवाजे पर लटका हुआ है और दरवाजा जल रहा है। स्टेशन 2 लिविंग रूम में फूल। कल्पना करें कि पूरा लिविंग रूम फूलों से भर गया है और आप उनकी खुशबू महसूस कर सकते हैं। स्टेशन 3 सोफे पर किताब। कल्पना करें कि सोफे पर एक विशाल किताब रखी है और उसके पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। स्टेशन 4 टीवी पर पक्षी। कल्पना करें कि एक तोता टीवी पर बैठा है और टीवी देख रहा है। स्टेशन 5 किचन के दरवाजे पर बादल। कल्पना करें कि किचन के दरवाजे पर एक काला बादल लटका है और उससे पानी टपक रहा है। स्टेप 7, अब मानसिक रूप से अपने मेमोरी पैलेस में टहले। स्टेशन 1 से शुरू करें, दरवाजे पर सूरज, सूरज। स्टेशन 2 लिविंग रूम में फूल, फूल। स्टेशन 3 सोफे पर किताब, किताब। स्टेशन 4 टीवी पर पक्षी, पक्षी। स्टेशन 5 किचन के दरवाजे पर बादल, बादल। देखा कितना आसान है? आपने बिना कोशिश किए ही 5 चीजें याद कर ली। स्टेप 8, इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, आपके मेमोरी पैलेस उतने ही मजबूत बनते जाएंगे। धीरे धीरे आप अपने मेमोरी पैलेस में और स्टेशन जोड़ सकते हैं। 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100। वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन के पास सैकड़ों स्टेशन होते हैं, लेकिन शुरुआत में 10 ही काफी हैं। लोगन डेविडसन कहते हैं कि मेमोरी पैलेस बनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है विजुअलाइजेशन। जितनी स्पष्ट, जितनी अजीब, जितनी भावनात्मक आप अपनी छवियां बनाएंगे, उतना अच्छा। अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें। देखें, सुने, सूंघें, छुएं, स्वाद लें। जितने ज्यादा इंद्रियां शामिल होंगी, उतनी ही मजबूत याद होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण टिप, अपनी छवियों को हिलाएं। स्थिर छवियां आपके दिमाग में जल्दी फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन अगर आपकी छवि हिल रही है, सूरज नाच रहा है, किताब उड़ रही है, तोता बात कर रहा है, तो वो आपके दिमाग में चिपक जाती है। तो दोस्तों, आज से अपना पहला मेमोरी पैलेस बनाना शुरू करिए। अपने घर के 10 स्टेशन चुनिए, उन्हें नंबर दीजिए और फिर छोटी छोटी चीजों को उन पर रखने का अभ्यास कीजिए। ये पहली बार में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जल्द ही आपको इसकी आदत हो जाएगी। और जब आपको इसकी आदत हो जाएगी, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप पहले कैसे याद करते थे। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा व्यावहारिक है, संख्याओं और तारीखों को याद रखना। आपको याद होगा कि पिछले अध्यायों में हमने लोकी विधि और मेमोरी पैलेस के बारे में बात की थी, लेकिन संख्याओं को याद रखने में वही तकनीक काम नहीं करती, क्योंकि संख्याएं अमूर्त होती हैं। आप 1, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को एक तस्वीर में नहीं बदल सकते, या कम से कम आप सीधे तौर पर नहीं बदल सकते। इसीलिए हमें एक अलग सिस्टम की जरूरत है, और वो है मेजर सिस्टम। मेजर सिस्टम 17वीं सदी में विकसित किया गया था, और ये आज भी संख्याओं को याद रखने के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। इस सिस्टम में हर अंक को एक व्यंजन ध्वनि दी जाती है, फिर आप उन ध्वनियों को शब्दों में बदलते हैं और शब्दों को छवियों में बदलते हैं, फिर आप उन छवियों को अपने मेमोरी पैलेस में रखते हैं। थोड़ा जटिल लग रहा है, चलिए इसे आसान बनाते हैं। पहला कदम, मेजर सिस्टम के कोड को याद करें। हर अंक के लिए एक व्यंजन ध्वनि है। 0 होगा S, Z या सॉफ्ट C, 1 होगा T, D या TH, 2 होगा N, 3
होगा M, 4 होगा R, 5 होगा L, 6 होगा J या SH या CH, 7 होगा K, हार्ड C, हार्ड G या Q, 8 होगा F या V, 9 होगा P या B, 0 होगा Z या S। इसे याद करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन थोड़े अभ्यास से ये आपकी उंगलियों पर हो जाएगा। याद रखने का एक आसान तरीका है, 1 में T या D 1 लाइन, 2 में N 2 लाइन, 3 में M 3 लाइन, 4 में R 4 का R, 5 में L 5 का L, 6 में J या SH 6 का SH, 7 में K 7 का K, 8 में F 8 का F, 9 में P या B 9 का N, 0 में Z या S 0 का Z। अब दूसरा कदम, किसी संख्या को शब्द में बदलें। उदाहरण के लिए संख्या 31, 3 होगा M, 1 होगा T या D, तो हमें M और T चाहिए। एक शब्द जो M से शुरू हो और T से खत्म हो, मैट, MAT मैट। ये काम करता है, तो 31 होगा मैट। अब आप मैट की एक छवि बना सकते हैं, एक डोरमैट या एक व्यक्ति जिसका नाम मैट है। संख्या 42, 4 होगा R, 2 होगा N, R और N से शुरू और खत्म होने वाला शब्द रन, RUN रन, तो 42 होगा रन। आप एक व्यक्ति को दौड़ते हुए कल्पना कर सकते हैं। संख्या 75, 7 होगा K, 5 होगा L, कल, KAL कल, तो 75 होगा कल। आप कल की छवि बना सकते हैं, एक कैलेंडर या कल शब्द लिखा हुआ एक बोर्ड। अब तीसरा कदम, लंबी संख्याओं को शब्दों की श्रृंखला में बदलें। उदाहरण के लिए 314159, इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। 314159, 31 होगा मैट, 41 होगा रोड, 4 होगा R, 1 होगा T या D, तो रोड ROD, 41 होगा रोड, 59 होगा 5 होगा L, 9 होगा P या B, लैब LAB लैब, तो 314159 होगा मैट रोड लैब। अब आप एक छवि बना सकते हैं, मैट सड़क पर खड़ा है और एक लैब में जा रहा है। चौथा कदम, इन छवियों को अपने मेमोरी पैलेस में रखें। आपके पास पहले से ही अपने घर के 10 स्टेशन हैं। स्टेशन 1 पर मैट, स्टेशन 2 पर रोड, स्टेशन 3 पर लैब। फिर मानसिक रूप से टहलें। स्टेशन 1 पर मैट, स्टेशन 2 पर सड़क, स्टेशन 3 पर लैब। आपने 314159 याद कर लिया। ये पहली बार में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन थोड़े अभ्यास से ये आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। आप किसी भी संख्या को, चाहे वो कितनी भी लंबी हो, कुछ ही सेकंड में छवियों में बदल सकते हैं। और एक बार जब आपके पास छवियां हैं, तो आप उन्हें अपने मेमोरी पैलेस में रख सकते हैं और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। मेजर सिस्टम का उपयोग आप किसी भी संख्या के लिए कर सकते हैं। फोन नंबर, पिन कोड, पासवर्ड, तारीखें, गणितीय स्थिरांक जैसे पाई के अंक, रैंडम नंबर्स, सब कुछ। एक बार जब आप इस सिस्टम को सीख लेते हैं, तो आपको कभी भी किसी संख्या को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। लोगन डेविडसन कहते हैं कि मेजर सिस्टम सीखने में सबसे ज्यादा समय लगता है, लेकिन एक बार सीखने के बाद ये आपकी मेमोरी का सबसे पावरफुल टूल बन जाता है। इसलिए धैर्य रखें, हर दिन कुछ मिनट अभ्यास करें। पहले छोटी संख्याओं से शुरू करें, फिर बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ें। जल्द ही आप बिना सोचे समझे किसी भी संख्या को छवियों में बदल पाएंगे। तो दोस्तों, आज से मेजर सिस्टम का अभ्यास शुरू करिए। 0 से 9 तक के कोड याद करिए, फिर छोटी संख्याओं को शब्दों में बदलिए। 10, 11, 12, 13, फिर उन शब्दों को छवियों में बदलिए, फिर उन छवियों को अपने मेमोरी पैलेस में रखिए। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, और जब ये आपकी आदत बन जाएगी, तो आप कभी भी कोई संख्या नहीं भूलेंगे। चैप्टर 7, नाम और चेहरे याद रखने का सीक्रेट। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, नाम और चेहरे याद रखना। आप किसी पार्टी में जाते हैं, कोई आपसे मिलता है, अपना नाम बताता है, और 5 मिनट बाद आपको याद नहीं रहता कि उसका नाम क्या था। ये बहुत शर्मनाक होता है ना? लेकिन इसके लिए आपको खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, आप सिर्फ सही तकनीक नहीं जानते। लोगन डेविडसन कहते हैं कि हम नाम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि नाम अक्सर अमूर्त होते हैं। सारा, राज, प्रिया, अंकित, ये सिर्फ शब्द हैं, तस्वीरें नहीं। और जैसा कि हम पहले ही सीख चुके हैं, आपका दिमाग तस्वीरों को शब्दों से कहीं ज्यादा आसानी से याद रखता है। इसलिए हमें नामों को तस्वीरों में बदलना होगा। नाम को तस्वीर में बदलने का तरीका है नाम को एक छवि से जोड़ना। उदाहरण के लिए, सारा नाम सुनते ही आप क्या सोचते हैं?
शायद सारा। सारा का मतलब सब कुछ। तो आप सारा को एक व्यक्ति के रूप में कल्पना कर सकते हैं जिसके पास सब कुछ है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीजें। या फिर आप सारा को सा और रा में बांट सकते हैं। सा से सांप, रा से रावण। तो सारा बराबर सांप और रावण। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन अजीब चीजें आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहती हैं। राज नाम सुनते ही आप राजा की छवि बना सकते हैं, एक राजा जो ताज पहने हुए हैं। प्रिया से प्रिय, जिसे आप प्यार करते हैं, तो आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति की छवि बना सकते हैं। अंकित से अंक, संख्याएं, तो आप एक व्यक्ति को संख्याओं से ढका हुआ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन नाम को तस्वीर में बदलना सिर्फ आधा काम है। आपको उस तस्वीर को उस व्यक्ति के चेहरे से जोड़ना होगा। यहीं पर असली मेमोरी टेक्निक काम आती है। किसी व्यक्ति के चेहरे को याद रखने के लिए उसकी किसी एक विशेषता पर ध्यान दें। क्या उसकी नाक बहुत बड़ी है? क्या उसके कान बहुत बड़े हैं? क्या उसकी भौहें बहुत मोटी हैं? क्या उसकी आंखों का रंग अलग है? क्या उसके चेहरे पर कोई तिल या निशान है? उस एक विशेषता को पहचानें और फिर उस विशेषता को उस व्यक्ति के नाम से जोड़ें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम राज है और उसकी नाक बहुत बड़ी है। आप कल्पना करें कि उसकी बड़ी नाक पर एक राजा का ताज रखा है। ये छवि बहुत अजीब है, एक ताज जो नाक पर संतुलित है, और इसलिए ये आपके दिमाग में चिपक जाएगी। अगली बार जब आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो आपको उसकी बड़ी नाक दिखेगी और वो नाक आपको ताज की याद दिलाएगी और ताज आपको राज की याद दिलाएगा। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप एक महिला से मिलते हैं जिसका नाम सारा है और उसकी भौहें बहुत मोटी हैं। आप कल्पना करें कि उसकी मोटी भौहों पर सांप लिपटे हुए हैं। अजीब है ना? लेकिन यही अजीबता आपको याद रखने में मदद करेगी। अगली बार जब आप किसी पार्टी या मीटिंग में जाएं तो इस तकनीक का उपयोग करें। जैसे ही कोई आपको अपना नाम बताए, उसके चेहरे की एक विशेषता चुनें और उस विशेषता को नाम की छवि से जोड़ें। ये पहली बार में थोड़ा समय लेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे ये आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। लोगन डेविडसन कहते हैं कि नाम याद रखने का एक और बहुत महत्वपूर्ण टिप है, जैसे ही कोई अपना नाम बताए उसे तुरंत दोहराएं। हाय, मैं राज हूं। हाय राज, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाम को दोहराने से वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जम जाता है। फिर बातचीत के दौरान उस नाम का एक दो बार और उपयोग करें। राज, आप क्या करते हैं? राज, आपकी क्या राय है? जितना ज्यादा आप नाम का उपयोग करेंगे उतना ही वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा। बातचीत के बाद जब आप अकेले हों तो उस व्यक्ति के चेहरे और नाम की समीक्षा करें। उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं और उसके नाम की छवि को उससे जोड़ें। ये समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने में मदद करती है। एक और बहुत उपयोगी तकनीक है नामों को अपने मेमोरी पैलेस में रखना। आप एक अलग मेमोरी पैलेस बना सकते हैं जहां आप उन सभी लोगों के नाम और चेहरे स्टोर करते हैं जिनसे आप मिलते हैं। हर स्टेशन पर एक व्यक्ति की छवि रखें। फिर जब आपको उस व्यक्ति का नाम याद करना हो तो मानसिक रूप से अपने मेमोरी पैलेस में टहलें। लोगन डेविडसन कहते हैं, लोगों के नाम भूलना बेइज्जती नहीं है, ये एक कौशल की कमी है और हर कौशल की तरह इसे सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज से ये तकनीकें अपनाइए। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उसके चेहरे की एक विशेषता चुनिए, उसके नाम को एक छवि में बदलिए और दोनों को जोड़िए। नाम दोहराइए, उसका उपयोग कीजिए और बाद में समीक्षा कीजिए। धीरे धीरे आप उन लोगों में से एक बन जाएंगे जो सबके नाम याद रखते हैं और सबको आश्चर्य होगा कि आप कैसे करते हैं। चैप्टर 8 स्टडी हैक्स, परीक्षा के लिए पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आपने पूरी किताब पढ़ ली है, सब कुछ समझ लिया है, लेकिन परीक्षा हॉल में बैठते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ये बहुत आम समस्या है और इसका कारण ये है कि आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे। लोगन डेविडसन कहते हैं कि ज्यादातर छात्र पढ़ने का गलत तरीका अपनाते हैं। वे किताब को बार बार पढ़ते हैं, लाइनें हाईलाइट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि ये सब निष्क्रिय पढ़ने के तरीके हैं और निष्क्रिय पढ़ने से आपका दिमाग बहुत कम याद रखता है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब है बिना किताब देखे जो आपने पढ़ा है उसे अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करना। ये आपके दिमाग को मेहनत करने पर मजबूर करता है और मेहनत करने से दिमाग उस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। एक्टिव रिकॉल कैसे करें? एक पन्ना पढ़ने के बाद किताब बंद करें और खुद से पूछें, मैंने अभी क्या पढ़ा?
मुख्य पॉइंट्स क्या थे, इसे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करें। अगर आप समझा नहीं सकते तो आपने वो पन्ना सही से नहीं पढ़ा। वापस जाएं, दोबारा पढ़ें और फिर से कोशिश करें। एक्टिव रिकॉल का एक और तरीका है खुद से सवाल पूछना। आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सवाल बनाएं। इस सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? इस घटना के 3 कारण क्या हैं? इस फॉर्मूले का उपयोग कहाँ होता है? फिर किताब बंद करें और इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो आपको और पढ़ने की जरूरत है। एक्टिव रिकॉल का दूसरा तरीका है फेनमैन तकनीक। ये तकनीक भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन के नाम पर है। वो कहते थे कि अगर आप किसी चीज को सरल शब्दों में समझा नहीं सकते तो आप उसे सही से नहीं समझे। फेनमैन तकनीक ये है कि जो आपने पढ़ा है उसे ऐसे समझाएं जैसे आप एक बच्चे को समझा रहे हो। कोई जटिल शब्द नहीं, कोई जटिल सिद्धांत नहीं, बिल्कुल सरल सीधी भाषा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको उस विषय को फिर से पढ़ने की जरूरत है। तीसरा तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन। बार बार पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े अंतराल पर दोहराएं तो आपका दिमाग उस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। उदाहरण के लिए, आपने आज एक अध्याय पढ़ा, कल उसकी समीक्षा करें, 3 दिन बाद फिर से समीक्षा करें, 1 हफ्ते बाद फिर से, 1 महीने बाद फिर से। हर बार आप उस जानकारी को और अधिक गहराई से याद करेंगे। चौथा तरीका है मेमोरी पैलेस का उपयोग करना। हम पहले ही सीख चुके हैं कि मेमोरी पैलेस कैसे बनाते हैं। आप परीक्षा की सामग्री को अपने मेमोरी पैलेस में रख सकते हैं। हर अवधारणा, हर सिद्धांत, हर तारीख, हर फॉर्मूला, सबको एक ज्वलंत छवि में बदलें और अपने मेमोरी पैलेस के स्टेशन पर रखें। फिर जब आप परीक्षा में बैठें तो मानसिक रूप से अपने मेमोरी पैलेस में टहलें और सब कुछ याद आ जाएगा। लोगन डेविडसन कहते हैं कि पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने और याद करने के बीच संतुलन बनाना। बहुत से छात्र सिर्फ पढ़ते रहते हैं और कभी याद करने की कोशिश नहीं करते। वो सोचते हैं कि बार बार पढ़ने से सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको जानबूझकर याद करने की कोशिश करनी होगी। और जब आप याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने क्या समझा और क्या नहीं। फिर आप उन हिस्सों पर फिर से काम कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण टिप, अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। एक बार में 3-4 घंटे पढ़ने की बजाय 30-30 मिनट के कई सेशन में पढ़ें। हर सेशन के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को आराम देता है और जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने में मदद करता है। नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को सॉर्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आपका दिमाग ये काम सही से नहीं कर पाता। इसलिए परीक्षा से पहले रात भर जागकर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। इसके बजाय अच्छी नींद लें और सुबह ताज़ा दिमाग के साथ परीक्षा दें। लोगन डेविडसन कहते हैं, पढ़ाई कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। धीरे धीरे लेकिन लगातार पढ़ें, बार बार दोहराएं और अपने दिमाग को आराम करने का मौका दें। तो दोस्तों, आज से ये स्टडी हैक्स अपनाइए। एक्टिव रिकॉल करें, फेनमैन तकनीक का उपयोग करें, स्पेस्ड रेपिटेशन करें, मेमोरी पैलेस बनाएं और अच्छी नींद लें। देखिए कि आपकी पढ़ाई कैसे बदल जाती है। आप पहले से कहीं ज्यादा याद रख पाएंगे और परीक्षा में पहले से कहीं ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। चैप्टर 9, फोकस और ध्यान भूलने की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, फोकस और ध्यान। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर है, लेकिन असल में हमारा ध्यान कमजोर है। हम चीजें इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, और जिस चीज पर हमने ध्यान नहीं दिया उसे हम याद नहीं रख सकते। लोगन डेविडसन कहते हैं कि फोकस और याददाश्त का सीधा संबंध है। अगर आप किसी चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे तो आपका दिमाग उसे महत्वपूर्ण नहीं समझकर फिल्टर कर देता है, और अगर आपका दिमाग उसे महत्वपूर्ण नहीं समझता तो वो उसे याद नहीं रखता। ये इतना सरल है। आइए एक प्रयोग करते हैं। क्या आपको याद है कि आज सुबह आपने अपने दांत ब्रश करते समय अपने बाथरूम में क्या देखा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आपका ध्यान अपने दांत ब्रश करने पर था या सोचने पर था कि आज क्या करना है। बाथरूम में क्या है इस पर आपका ध्यान नहीं था, इसलिए आपको याद नहीं। अब सवाल यह है कि हम अपना फोकस और ध्यान कैसे सुधार सकते हैं?
पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम, मल्टीटास्किंग बंद करें। मल्टीटास्किंग आपकी याददाश्त की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपका ध्यान बट जाता है। आप किसी भी एक काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, और जिस काम पर आप पूरा ध्यान नहीं देते उसे आप याद नहीं रख पाते। इसलिए एक समय में एक ही काम करें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें, फोन को दूर रखें, टीवी बंद करें, दूसरे विचारों को एक तरफ करें, अपना पूरा ध्यान उस एक काम पर लगाएं। दूसरा कदम, पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें। ये एक बहुत प्रभावी फोकस तकनीक है। आप 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये 25 मिनट का समय आपके दिमाग के लिए पूरा ध्यान लगाने के लिए पर्याप्त है, और 5 मिनट का ब्रेक आपके दिमाग को आराम देता है। आप इस चक्र को 4 बार दोहरा सकते हैं, फिर 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक ले सकते हैं। तीसरा कदम, अपने वातावरण को ध्यान अनुकूल बनाएं। आपका वातावरण आपके फोकस को बहुत प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास शोर है, गड़बड़ है, अव्यवस्था है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। इसलिए अपने पढ़ने या काम करने की जगह को साफ, शांत और व्यवस्थित रखें। एक आरामदायक कुर्सी, पर्याप्त रोशनी और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, यही आदर्श वातावरण है। चौथा कदम, माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। ये आपको अपने ध्यान को नियंत्रित करना सिखाता है। रोज 5-10 मिनट का ध्यान यानी मेडिटेशन आपके फोकस को बहुत बेहतर बना सकता है। बस एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। जब भी आपका ध्यान भटके, उसे वापस सांस पर लाएं। ये एक अभ्यास है, और जितना ज्यादा आप करेंगे उतना बेहतर होंगे। पांचवा कदम, अपने ध्यान को प्रशिक्षित करें। आपका ध्यान एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका उपयोग करेंगे उतना मजबूत होगा। एक अभ्यास करें, एक किताब का एक पन्ना लें और उसे पूरे ध्यान से पढ़ें। हर शब्द पर ध्यान दें, फिर किताब बंद करें और जो आपने पढ़ा उसे दोबारा बताने की कोशिश करें। पहले आप बहुत कम याद रख पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप अधिक से अधिक याद रख पाएंगे। ये आपके ध्यान को प्रशिक्षित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। लोगन डेविडसन कहते हैं कि फोकस सुधारने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानना और उन्हें खत्म करना। आपको सबसे ज्यादा क्या डिस्ट्रैक्ट करता है? फोन, सोशल मीडिया, टीवी, दूसरे लोग, अपने खुद के विचार? एक बार जब आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को पहचान लेते हैं तो आप उनसे निपटने का तरीका ढूंढ सकते हैं। अगर फोन डिस्ट्रैक्ट करता है तो पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रख दें। अगर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग आउट कर दें। अगर दूसरे लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो उन्हें बता दें कि आप अगले 1 घंटे तक डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने दिमाग को आराम देना भी जरूरी है। लगातार फोकस करने से आपका दिमाग थक जाता है और थका हुआ दिमाग कम याद रखता है। इसलिए हर 60 से 90 मिनट में एक ब्रेक लें, टहलें, पानी पिएं, अपनी आंखें बंद करें या कुछ और करें जिससे आपका दिमाग आराम कर सके। लोगन डेविडसन कहते हैं कि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक आदत है और हर आदत की तरह इसे विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज से अपने फोकस पर काम करना शुरू करिए। मल्टीटास्किंग बंद करिए, पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करिए, अपने वातावरण को ध्यान अनुकूल बनाइए, माइंडफुलनेस का अभ्यास करिए और अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानिए। देखिए कि आपकी याददाश्त कैसे बेहतर होती है, क्योंकि जब आपका फोकस बेहतर होगा तो आपकी याददाश्त भी बेहतर होगी। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो छात्रों और भाषा सीखने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। शब्दों, परिभाषाओं और भाषाओं को याद रखने की तकनीकें। नई भाषा के शब्दों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, परिभाषाओं को याद रखना भी मुश्किल होता है, लेकिन लोगन डेविडसन कहते हैं कि सही तकनीकों के साथ आप किसी भी शब्द या परिभाषा को आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली तकनीक है कीवर्ड मेथड। ये विधि नए शब्दों को उन शब्दों से जोड़ती है जो आप पहले से जानते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नया अंग्रेजी शब्द सीख रहे हैं, मेटिक्युलस, जिसका मतलब है बहुत सावधान और विस्तार पर ध्यान देने वाला। अब आप इस शब्द को किसी परिचित शब्द से जोड़ सकते हैं। मेटिक्युलस में मेटी सुनाई देता है, मेटी से आप मिट्टी सोच सकते हैं। अब कल्पना करें कि एक व्यक्ति मिट्टी के ढेर को बहुत सावधानी से देख रहा है, हर कण को गिन रहा है। ये छवि आपको मेटी और सावधानी को जोड़ देगी, और जब भी आप मेटी सुनेंगे आपको मिट्टी याद आएगी
और मिट्टी आपको सावधानी की याद दिलाएगी। एक और उदाहरण इफेमेरल, जिसका मतलब है अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए रहने वाला। इफेमेरल में फेम सुनाई देता है। एक मशहूर व्यक्ति की प्रसिद्धि थोड़े समय के लिए ही रहती है। कल वो टॉप पर था, आज कोई और टॉप पर है। तो फेम और अल्पकालिक जुड़ गए। ये विधि किसी भी भाषा के शब्दों के लिए काम करती है। बस आपको शब्द में कोई ऐसा हिस्सा ढूंढना है जो आपके परिचित किसी शब्द से मिलता हो, और फिर उस परिचित शब्द को नए शब्द के अर्थ से जोड़ने वाली एक छवि बनानी है। परिभाषाओं को याद रखने के लिए आप उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं और हर हिस्से को एक छवि में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए फोटोसिंथेसिस की परिभाषा है वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं। इसे छोटे हिस्सों में बांटें। पौधे, सूरज, CO2 का एक बादल, पानी की बूंदें और भोजन की थाली। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हुए एक छवि बनाएं। एक पौधा सूरज की रोशनी में खड़ा है, उसके ऊपर CO2 का बादल है और उस पर पानी बरस रहा है, और पौधे के नीचे भोजन की थाली रखी है। ये छवि आपको पूरी परिभाषा याद दिला देगी। नई भाषा सीखने के लिए आप मेमोरी पैलेस का उपयोग कर सकते हैं। एक अलग मेमोरी पैलेस बनाएं। उदाहरण के लिए अपने घर को। हर स्टेशन पर एक नया शब्द रखें। शब्द को एक छवि में बदलें और उस छवि को स्टेशन पर रखें। फिर जब आपको उस शब्द को याद करना हो तो मानसिक रूप से अपने मेमोरी पैलेस में टहलें और हर स्टेशन पर रखी छवि देखें। छवि आपको शब्द की याद दिला देगी। लोगन डेविडसन कहते हैं कि भाषा सीखने का एक और बहुत प्रभावी तरीका है शब्दों को उनके उच्चारण से जोड़ना। उदाहरण के लिए फ्रेंच शब्द पॉम यानी पोम का मतलब है सेब। पॉम सुनने में पोम जैसा लगता है। पोम से आप पोम पोम सोच सकते हैं, चीयर लीडर्स के पोम पोम्स। अब कल्पना करें कि एक चीयर लीडर सेब के आकार के पोम पोम्स हिला रही है। ये छवि आपको पोम और सेब को जोड़ देगी। एक और उदाहरण स्पेनिश शब्द पैरो यानी पैरो का मतलब है कुत्ता। पैरो सुनने में पैर जैसा लगता है। पैर से आप पैर सोच सकते हैं। अब कल्पना करें कि एक कुत्ता आपके पैर को काट रहा है। ये छवि आपको पैरो और कुत्ता को जोड़ देगी। लोगन डेविडसन कहते हैं कि जितनी ज्यादा अजीब उतनी ही अच्छी। आपकी छवि जितनी अजीब होगी उतना ही वो आपके दिमाग में चिपकेगी। एक सामान्य छवि जैसे एक कुत्ता पैर काट रहा है आप जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर वो कुत्ता उड़ रहा है और उसके मुंह से आग निकल रही है और वो आपके पैर को काट रहा है तो ये छवि आपके दिमाग में बहुत देर तक रहेगी। शब्दों और परिभाषाओं को याद रखने का एक और बहुत अच्छा तरीका है फ्लैश कार्ड्स, लेकिन निष्क्रिय फ्लैश कार्ड्स नहीं, एक्टिव फ्लैश कार्ड्स। एक तरफ शब्द लिखें, दूसरी तरफ उसका अर्थ, फिर बिना पलटे याद करने की कोशिश करें। अगर याद नहीं आता तो पलटे और देखें, फिर से कोशिश करें और इस प्रक्रिया को थोड़े थोड़े अंतराल पर दोहराएं। 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। लोगन डेविडसन कहते हैं भाषा सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ शब्दों और उनके अर्थों के बीच कनेक्शन बनाने का मामला है, और जितने ज्यादा कनेक्शन आप बनाएंगे उतनी ही आसानी से आपको याद रहेगा। तो दोस्तों, आज से ये तकनीकें अपनाइए। नए शब्दों को कीवर्ड मेथड से जोड़िए, परिभाषाओं को छवियों में बदलिए, मेमोरी पैलेस का उपयोग करिए और फ्लैश कार्ड्स का अभ्यास करिए। देखिए कि आप कितनी आसानी से नई भाषाएं सीख सकते हैं और परिभाषाओं को याद रख सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक और बहुत शक्तिशाली तकनीक पर बात करेंगे जो शब्दों और भाषाओं को याद रखने में आपकी मदद करेगी, चेनिंग मेथड। ये विधि तब काम आती है जब आपको एक के बाद एक कई शब्द याद रखने होते हैं। आप हर शब्द को एक छवि में बदलते हैं और फिर उन छवियों को एक के बाद एक जोड़ते जाते हैं, जैसे एक चेन की लिंक। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको स्पेनिश के 5 शब्द याद रखने हैं। पेर्रो यानी कुत्ता, गातो यानी बिल्ली, कासा यानी घर, आगवा यानी पानी और सोल यानी सूरज। अब हर शब्द के लिए एक छवि बनाएं। पेर्रो के लिए एक कुत्ता जो उड़ रहा है, गातो के लिए एक बिल्ली जो गिटार बजा रही है, कासा के लिए एक घर जो नाच रहा है, आगवा के लिए पानी का एक फव्वारा जो रंगीन पानी उगल रहा है, और सोल के लिए एक सूरज जो धूप का चश्मा पहने हुए है। ये एक पूरी कहानी बन गई। अब जब आपको ये कहानी याद आएगी तो सारे शब्द एक एक करके याद आ जाएंगे। चेनिंग मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये शब्दों को एक क्रम में याद रखने में मदद करता है। अगर क्रम महत्वपूर्ण है, जैसे कि किसी प्रक्रिया के चरण या किसी लिस्ट में आइटम, तो चेनिंग मेथड बहुत उपयोगी है। परिभाषाओं को याद रखने का एक और बहुत अच्छा तरीका है रूम एनोलॉजी, यानी कमरे का उदाहरण।
मान लीजिए आपको एक लंबी परिभाषा याद रखनी है, जैसे कि लोकतंत्र की परिभाषा, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। इसे याद रखने के लिए एक कमरे की कल्पना कीजिए। कमरे में 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर लिखा है जनता द्वारा, दूसरे पर जनता के लिए, तीसरे पर जनता की। जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो पहले दरवाजे से गुजरते हैं, जनता द्वारा, फिर दूसरे से जनता के लिए, फिर तीसरे से जनता की, और फिर बीच में एक सिंहासन पर बैठी है सरकार। ये छवि आपको पूरी परिभाषा याद दिला देगी। भाषा सीखने का एक और बहुत प्रभावी तरीका है लोकी विधि का उपयोग शब्दों के लिए। आप अपने मेमोरी पैलेस के हर स्टेशन पर एक शब्द रख सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने घर के 10 स्टेशनों पर 10 नए फ्रेंच शब्द रखें। हर स्टेशन पर शब्द को एक छवि में बदलें और उस छवि को स्टेशन पर रखें। फिर जब आपको उन शब्दों को याद करना हो तो मानसिक रूप से अपने घर में टहलें और हर स्टेशन पर रखी छवि देखें। आपको न केवल शब्द याद आएंगे बल्कि उनका क्रम भी याद रहेगा। लोगन डेविडसन कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नियमित अभ्यास। ये तकनीकें आपकी याददाश्त को तेज करती हैं, लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हर दिन 15-20 मिनट नए शब्द सीखने में लगाएं, उन्हें छवियों में बदलें, उन्हें अपने मेमोरी पैलेस में रखें और बार बार दोहराएं। धीरे धीरे आपकी शब्दावली बढ़ती जाएगी और आप नई भाषा में बात करने लगेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण टिप, जो शब्द आप सीख रहे हैं उनका उपयोग करें। उन्हें वाक्यों में इस्तेमाल करें, उन्हें बोलें, उन्हें लिखें। जितना ज्यादा आप उनका उपयोग करेंगे उतना ही वो आपके दिमाग में बैठेंगे। एक नई भाषा में बात करने से ना डरें, गलतियां करें, सीखें और आगे बढ़ें। लोगन डेविडसन कहते हैं, भाषा सीखना कोई जादू नहीं है, ये एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे सीखने और अभ्यास करने की जरूरत है। ये तकनीकें आपको तेजी से सीखने में मदद करेंगी, लेकिन मेहनत आपको ही करनी होगी। तो दोस्तों, आज से ये तकनीकें अपनाइए। चेनिंग मेथड, रूम एनालॉजी और लोकी विधि का उपयोग करके शब्दों और परिभाषाओं को याद रखिए। नियमित अभ्यास कीजिए और नई भाषाओं को सीखने में मजा लीजिए। देखिए कि आप कितनी आसानी से उन शब्दों और परिभाषाओं को याद कर पाते हैं जो पहले मुश्किल लगती थीं। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत उपयोगी है। प्रेजेंटेशन और भाषण को बिना नोट्स के कैसे याद रखें। क्या आपको याद है वो डर जब आपको स्टेज पर जाकर भाषण देना होता है और आपको डर होता है कि कहीं आप बीच में भूल न जाएं? ये डर बहुत आम है, लेकिन लोगन डेविडसन कहते हैं कि सही तकनीकों के साथ आप कभी भी, कहीं भी बिना नोट्स के घंटों का भाषण दे सकते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है अपने भाषण को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। 1 घंटे के भाषण को एक साथ याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसे 5-5 मिनट के 12 हिस्सों में बांट दें तो हर हिस्सा छोटा और याद रखने में आसान हो जाता है। हर हिस्से के लिए एक मुख्य विचार या की पॉइंट चुनें। ये वो बात है जो आप उस हिस्से में कहना चाहते हैं। फिर उस की पॉइंट को एक छवि में बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर आपके भाषण का पहला हिस्सा आत्मविश्वास के महत्व के बारे में है, तो आप एक शेर की छवि बना सकते हैं, क्योंकि शेर आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर दूसरा हिस्सा डर पर काबू पाने के बारे में है, तो आप एक पर्वतारोही की छवि बना सकते हैं जो एक ऊंची चोटी पर चढ़ रहा है। अब इन छवियों को अपने मेमोरी पैलेस में रखें। अपने घर के स्टेशनों पर क्रम से ये छवियां रखें। स्टेशन 1 पर शेर, स्टेशन 2 पर पर्वतारोही, स्टेशन 3 पर, और इसी तरह। फिर जब आपको भाषण देना हो तो मानसिक रूप से अपने मेमोरी पैलेस में टहलें। हर स्टेशन पर रखी छवि आपको उस हिस्से के मुख्य विचार की याद दिलाएगी, और एक बार जब आपको मुख्य विचार याद आ जाता है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस विषय पर पहले से शोध किया है और उसे समझा है। लोगन डेविडसन कहते हैं कि आपको हर शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन मुख्य विचारों को याद रखना है जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं। बाकी सब कुछ आप अपने शब्दों में कह सकते हैं। इससे आपका भाषण अधिक स्वाभाविक और प्रभावशाली लगता है। दूसरी तकनीक है पेग सिस्टम। ये एक संख्या आधारित मेमोरी सिस्टम है। आप हर नंबर के लिए एक तुकबंदी वाला शब्द बनाते हैं। 1 यानी सन, 2 यानी जू, 3 यानी पेड़, 4 यानी दरवाजा, 5 यानी छत्ता, 6 यानी स्टिक, 7 यानी स्वर्ग, 8 यानी गेट, 9 यानी वाइन, 10 यानी मुर्गी। फिर आप अपने भाषण के हर हिस्से को इनमें से किसी एक नंबर से जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, पहला हिस्सा यानी 1 यानी सन
आत्मविश्वास एक सूरज की तरह है जो अंधेरे को दूर करता है। दूसरा हिस्सा यानी 2 यानी जू, डर एक जूते की तरह है जो आपको धीमा कर देता है। ये तुकबंदी आपको क्रम याद रखने में मदद करती है। तीसरी तकनीक है रिहर्सल। कोई भी भाषण या प्रेजेंटेशन रिहर्सल के बिना परफेक्ट नहीं होता। आप अपने भाषण को कम से कम 5-10 बार रिहर्स करें। पहले धीरे धीरे, फिर सामान्य गति से, पहले अकेले, फिर किसी दोस्त या परिवार के सामने। जितना ज्यादा आप रिहर्स करेंगे, उतना ही आपका भाषण आपके दिमाग में बैठता जाएगा और उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। चौथी तकनीक है विजुअलाइजेशन। स्टेज पर जाने से पहले अपनी आंखें बंद करें और खुद को स्टेज पर सफलतापूर्वक भाषण देते हुए कल्पना करें। आप शांत हैं, आप आत्मविश्वासी हैं, लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं और आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को एक सफलता का अनुभव देता है और आपका डर कम हो जाता है। पांचवी तकनीक है सांस लेना। जब आप स्टेज पर हों तो गहरी सांस लें। तनाव में हम उथली सांस लेते हैं जिससे हमारा दिमाग कम ऑक्सीजन पाता है और हम घबरा जाते हैं। गहरी सांस लेने से आपका दिमाग शांत होता है और आपको अपनी बात याद आने लगती है। लोगन डेविडसन कहते हैं कि प्रेजेंटेशन के दौरान भूल जाना सबसे बड़ा डर होता है, लेकिन अगर आपने इन तकनीकों का उपयोग करके तैयारी की है तो आपको भूलने की चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर फिर भी आप भूल जाएं तो घबराएं नहीं, रुकें, गहरी सांस लें और अपने मेमोरी पैलेस में अगले स्टेशन पर चले जाएं। आप वहां से फिर से शुरू कर सकते हैं। दर्शकों को पता भी नहीं चलेगा कि आप भूल गए थे। एक और बहुत महत्वपूर्ण टिप, अपने भाषण को एक कहानी के रूप में बनाएं। लोग तथ्यों और आंकड़ों से ज्यादा कहानियां याद रखते हैं। अगर आप अपने भाषण को एक कहानी के रूप में ढाल दें तो आपको वो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत, नायक, संघर्ष और समाधान। कहानियां हमारे दिमाग में गहरे छप जाती हैं। लोगन डेविडसन कहते हैं, हर महान वक्ता एक महान कहानीकार होता है। अगर आप अपने भाषण को एक कहानी में बदल सकते हैं तो आपको नोट्स की कोई जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज से ये तकनीकें अपनाइए, अपने भाषण को छोटे हिस्सों में बांटिए, मेमोरी पैलेस का उपयोग करिए, पेग सिस्टम आजमाइए, रिहर्स कीजिए, विजुअलाइजेशन करिए और गहरी सांस लीजिए। देखिए कि आप कैसे बिना नोट्स के आत्मविश्वास से भाषण दे पाते हैं। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है, दैनिक जीवन में मेमोरी तकनीकों का उपयोग। आपको हर दिन बहुत सी छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती हैं, शॉपिंग लिस्ट, काम के काम, अपॉइंटमेंट, जन्मदिन और भी बहुत कुछ। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप भूल जाते हैं तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। लेकिन लोगन डेविडसन कहते हैं कि इन सब को याद रखने के लिए भी वही तकनीकें काम आती हैं जो हमने अब तक सीखी हैं। सबसे पहली और सबसे आम समस्या, शॉपिंग लिस्ट। आप दुकान पर जाते हैं और आपको याद नहीं आता कि आपको क्या क्या लाना था। इसका समाधान है लोकी विधि। अपने घर के 10 स्टेशनों पर शॉपिंग लिस्ट की चीजों को छवियों में बदल कर रखें। उदाहरण के लिए, स्टेशन 1 पर दूध, एक गाय जो दूध दे रही है। स्टेशन 2 पर अंडे, एक विशाल अंडा जो नाच रहा है। स्टेशन 3 पर ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा जिस पर मक्खन लगा है। स्टेशन 4 पर सेब, एक सेब जो टीवी देख रहा है, और इसी तरह। फिर जब आप दुकान पर हों तो मानसिक रूप से अपने घर में टहलें और हर स्टेशन पर रखी छवि देखें। आपको सब कुछ याद आ जाएगा। दूसरी समस्या, दिन भर के काम। आपको बहुत सारे काम करने होते हैं लेकिन आप उन्हें याद नहीं रख पाते। इसका समाधान भी लोकी विधि है। अपने दिन के कामों को छवियों में बदलें और उन्हें अपने मेमोरी पैलेस के स्टेशनों पर रखें। उदाहरण के लिए, स्टेशन 1 पर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, एक डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप पहने हुए है। स्टेशन 2 पर बैंक जाना, एक बैंक का भवन। स्टेशन 3 पर किराने की दुकान, एक किराने की थैली। सुबह में एक बार मानसिक रूप से अपने मेमोरी पैलेस में टहलें और देखें कि आपको क्या क्या करना है। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। तीसरी समस्या, अपॉइंटमेंट और तारीखें। आपको याद रखना है कि कल शाम 7 बजे एक मीटिंग है या 15 तारीख को एक जन्मदिन है। इसके लिए आप पेग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। हर नंबर के लिए एक छवि बनाएं। 1 बराबर सूरज, 2 बराबर जूता, 3 बराबर पेड़, 4 बराबर दरवाजा, 5 बराबर छत्ता, 6 बराबर स्टिक, 7 बराबर स्वर्ग, 8 बराबर गेट, 9 बराबर वाइन, 10 बराबर मुर्गी, 11 बराबर 11
यानी एक फुटबॉल टीम, 12 बराबर 12 यानी एक घड़ी, 15 बराबर 15 यानी 10 + 5 मुर्गी और छत्ता, 20 बराबर 20 यानी 2 जूते, 30 बराबर 30 यानी 3 पेड़ आदि। फिर आप तारीख या समय को इन छवियों से जोड़ दें। उदाहरण के लिए 15 तारीख को जन्मदिन, 15 बराबर मुर्गी और छत्ता। कल्पना करें कि एक मुर्गी एक छत्ते पर बैठी है और उसके पास एक जन्मदिन का केक है। ये छवि आपको याद दिलाएगी कि 15 तारीख को जन्मदिन है। चौथी समस्या, घर की चाबियां, फोन और रोज की चीजें भूलना। अब हर दिन अपनी चाबियां ढूंढते हो, अपना फोन ढूंढते हो, अपना पर्स ढूंढते हो। इसका समाधान है हर चीज के लिए एक निश्चित जगह तय करना और उसे वहीं रखने की आदत डालना। चाबियां हमेशा दरवाजे के पास एक हुक पर रखें, फोन हमेशा डाइनिंग टेबल पर रखें, पर्स हमेशा अलमारी में रखें। जब आप हर चीज के लिए एक निश्चित जगह तय कर लेते हैं और उसे वहीं रखने की आदत डाल लेते हैं तो आपको उसे ढूंढना नहीं पड़ता। लेकिन अगर फिर भी आप भूल जाते हैं तो लोकी विधि का उपयोग करें। जब आप चाबियां कहीं और रखें तो उस जगह की एक छवि अपने दिमाग में बना लें। उदाहरण के लिए, यदि आपने चाबियां किचन के काउंटर पर रख दी तो उस काउंटर पर एक विशाल चाबी की छवि बना लें। जब आपको चाबियां याद करनी हो तो अपने मेमोरी पैलेस में किचन के स्टेशन पर जाएं और वहां चाबी की छवि देखें। पांचवी समस्या, जन्मदिन और एनिवर्सरी। हर साल हम अपने करीबियों के जन्मदिन भूल जाते हैं और फिर माफी मांगनी पड़ती है। इसका समाधान है एक मेमोरी पैलेस बनाना, जहां आप सबके जन्मदिन स्टोर करें। हर व्यक्ति के लिए एक स्टेशन चुनें, उस स्टेशन पर उस व्यक्ति की छवि रखें और उसके जन्मदिन की तारीख को एक छवि में बदलकर उसके साथ जोड़ दें। उदाहरण के लिए, आपकी मां का जन्मदिन 10 मई है। 10 बराबर मुर्गी, मई बराबर मई का महीना, फूल। कल्पना करें कि आपकी मां के सिर पर एक मुर्गी बैठी है जो फूल खा रही है। ये अजीब छवि आपको याद दिलाएगी कि 10 मई को मां का जन्मदिन है। लोगन डेविडसन कहते हैं कि ये सारी तकनीकें पहली बार में थोड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे ये आपके लिए स्वाभाविक हो जाएंगी। और एक बार जब ये आपके लिए स्वाभाविक हो जाएंगी तो आपको कभी भी कुछ भी याद रखने के लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज से इन तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। शॉपिंग लिस्ट के लिए लोकी विधि का उपयोग करिए, दिन के कामों के लिए मेमोरी पैलेस बनाइए, तारीखों के लिए पेग सिस्टम आजमाइए और हर चीज के लिए एक निश्चित जगह तय करिए। देखिए कि आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है जब आपको कुछ भी नहीं भूलना पड़ता। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे रोमांचक है, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन की तकनीकें। हर साल दुनिया भर से सैकड़ों मेमोरी एथलीट एक प्रतियोगिता में इकट्ठा होते हैं, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप। यहां वे ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा, सबसे तेज और सबसे सटीक याद रख सकता है। वे कार्ड्स की पूरी डेक को कुछ ही मिनटों में याद कर लेते हैं, सैकड़ों यादृच्छिक संख्याओं को सही क्रम में याद कर लेते हैं और अजनबियों के नाम और चेहरे एक बार देखकर याद कर लेते हैं। क्या वे कोई जादू जानते हैं? नहीं, वे वही तकनीकें जानते हैं जो हम इस किताब में सीख रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनका बहुत गहराई से अभ्यास किया है। लोगन डेविडसन बताते हैं कि वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन का मुख्य हथियार है मेमोरी पैलेस। उनके पास सैकड़ों मेमोरी पैलेस होते हैं। उनका घर, उनका ऑफिस, उनके स्कूल का रास्ता, उनकी पसंदीदा किताब के पन्ने, सब कुछ एक मेमोरी पैलेस बन सकता है। हर मेमोरी पैलेस में सैकड़ों स्टेशन होते हैं। वे एक स्टेशन पर एक छवि रखते हैं और उस छवि के साथ एक पूरी कहानी जोड़ देते हैं। कार्ड्स की एक डेक याद रखने के लिए वे हर कार्ड के लिए एक छवि बनाते हैं। उदाहरण के लिए, हुक्म का इक्का, एस ऑफ स्पेड्स, एक काला सांप, पान का बादशाह, किंग ऑफ हार्ट्स, एक राजा जो दिल के आकार का ताज पहने हैं, चिड़ी की बेगम, क्वीन ऑफ क्लब्स, एक रानी जो गोल्फ क्लब पकड़े हैं। इस तरह पूरी डेक के 52 कार्ड्स के लिए 52 छवियां बन जाती हैं। फिर वे इन छवियों को अपने मेमोरी पैलेस के स्टेशनों पर क्रम से रखते हैं। जब उन्हें कार्ड्स का क्रम याद करना होता है तो वे मानसिक रूप से अपने मेमोरी पैलेस में टहलते हैं और हर स्टेशन पर रखी छवि देखते हैं। छवि उन्हें कार्ड की याद दिला देती है। संख्याओं की लंबी श्रृंखला याद रखने के लिए वे मेजर सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसके बारे में हम पिछले अध्यायों में बात कर चुके हैं। वे हर 2 या 3 अंकों को एक छवि में बदल देते हैं और फिर उन छवियों को अपने मेमोरी पैलेस में रख देते हैं। वर्ल्ड चैंपियन एक बार में सैकड़ों अंक याद कर सकते हैं। बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 याद रखने के लिए वे हर 3-4 बाइनरी डिजिट्स को एक छवि में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए 000 = 0, 001 = 1,
0010 इक्वल टू 2, 0011 इक्वल टू 3, 100 इक्वल टू 4, 101 इक्वल टू 5, 110 इक्वल टू 6, 111 इक्वल टू 7। फिर ये छवियां उनके मेमोरी पैलेस में चली जाती हैं। नाम और चेहरे याद रखने के लिए वे उसी तकनीक का उपयोग करते हैं जो हमने सीखी, चेहरे की एक विशेषता को नाम की छवि से जोड़ना। वे बहुत तेजी से ये कनेक्शन बना लेते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक अभ्यास किया है। लोगन डेविडसन कहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन कोई अलग प्रजाति के इंसान नहीं है, वे आम लोग हैं जिन्होंने इन तकनीकों को सीखा और उनका बहुत अभ्यास किया। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में इन तकनीकों को सीख सकता है, बस जरूरत है अभ्यास की, धैर्य की और लगन की। तो आप कैसे बन सकते हैं एक मेमोरी एथलीट? पहला कदम, इन तकनीकों को सीखें। ये किताब आपको वो सब कुछ सिखा रही है जो आपको चाहिए। दूसरा कदम, हर दिन अभ्यास करें, 15-20 मिनट हर दिन, यही काफी है। तीसरा कदम, खुद को चुनौती दें। पहले 5 कार्ड्स याद करें, फिर 10, फिर 20, फिर पूरी डेक। पहले 10 अंक याद करें, फिर 20, फिर 50, फिर 100। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। लोगन डेविडसन कहते हैं, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन कोई सुपर हीरो नहीं है, वे आम लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग को प्रशिक्षित किया है, और आप भी कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, मेमोरी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आपको कोई विशेष प्रतिभा नहीं चाहिए। हर साल साधारण लोग इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और अपनी पिछली रिकॉर्ड तोड़ते हैं। वे साबित करते हैं कि याददाश्त कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये एक प्रशिक्षित कौशल है। तो दोस्तों, आज से एक मेमोरी एथलीट बनने की दिशा में कदम बढ़ाइए। इन तकनीकों का अभ्यास करिए, अपने आप को चुनौती दीजिए और देखिए कि आपकी याददाश्त कितनी तेज हो जाती है। कौन जानता है, शायद एक दिन आप भी वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप के मंच पर खड़े हों। चैप्टर 14, बच्चों की याददाश्त कैसे सुधारें, माता पिता के लिए गाइड। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों की याददाश्त कैसे सुधारें। एक माता पिता के रूप में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल में अच्छा करें, चीजें याद रखें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचें। लेकिन बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता, उनका ध्यान जल्दी भटकता है, वे जल्दी बोर हो जाते हैं और पढ़ाई को एक काम की तरह देखते हैं। लेकिन लोगन डेविडसन कहते हैं कि सही तकनीकों के साथ आप अपने बच्चों की याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं और ये भी कि उनके लिए पढ़ाई को मजेदार बना सकते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों के दिमाग का विकास कैसे होता है ये समझना। बच्चे बड़ों की तरह नहीं सोचते, उनके दिमाग में अमूर्त अवधारणाओं को समझने की क्षमता अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई होती। इसीलिए उन्हें सीखने के लिए ठोस, ज्वलंत और मजेदार छवियों की जरूरत होती है। यही कारण है कि बच्चे कार्टून, कहानियां और खेल जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन स्कूल की किताबें नहीं। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाते समय हर चीज को एक कहानी या एक खेल में बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर आप उन्हें गणित के पहाड़े सिखाना चाहते हैं तो हर पहाड़े के साथ एक कहानी जोड़ें। 2 का पहाड़ा, 2 मुर्गियां जो हर बार 2-2 अंडे देती हैं। 3 का पहाड़ा, 3 बंदर जो हर बार 3-3 केले खाते हैं। ये कहानियां बच्चों के दिमाग में चिपक जाएंगी और वे पहाड़े आसानी से याद कर लेंगे। दूसरी तकनीक है मेमोरी पैलेस को खेल में बदलना। बच्चों को अपने घर का एक मेमोरी पैलेस बनाने में मदद करें। उनके कमरे के कोनों को स्टेशन बनाएं, फिर उन चीजों को जो उन्हें याद रखनी है उन स्टेशनों पर रखें। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें विज्ञान के 5 मुख्य बिंदु याद रखने हैं तो हर बिंदु को एक अजीब छवि में बदलें और उन छवियों को उनके कमरे के अलग अलग कोनों पर रखें। फिर उन्हें अपने कमरे में घूमते हुए सब कुछ याद करने के लिए कहें। ये उनके लिए एक खेल बन जाएगा और वे इसे बार बार करना चाहेंगे। तीसरी तकनीक है राइम्स और गानों का उपयोग करना। बच्चे राइम्स और गाने बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, इसलिए जो भी चीज आप उन्हें सिखाना चाहते हैं उसे एक तुकबंदी या एक गाने में बदल दें। उदाहरण के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीनों को एक गाने के रूप में सिखाएं। बहुत सारे शैक्षिक गाने YouTube पर उपलब्ध हैं या आप खुद बना सकते हैं। चौथी तकनीक है एक्टिव लर्निंग। बच्चों को सिर्फ सुनने या पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना होता है।
उनसे सवाल पूछें, उन्हें जो सीखा है उसे समझाने के लिए कहें, उन्हें चीज़ों को बनाने या चित्र बनाने के लिए कहें। जितना ज़्यादा वे सक्रिय होंगे, उतना ज़्यादा वे याद रखेंगे। 5वीं तकनीक है रिवॉर्ड सिस्टम। बच्चों को प्रेरित करने के लिए इनाम बहुत प्रभावी होता है। जब वे कुछ याद कर लेते हैं तो उनकी तारीफ करें, उन्हें एक छोटा सा इनाम दें, एक स्टिकर, एक कैंडी या 10 मिनट का अतिरिक्त खेल का समय। इससे उनके दिमाग में सीखने के साथ एक सकारात्मक जुड़ाव बन जाता है और वे और अधिक सीखने के लिए प्रेरित होंगे। लोगन डेविडसन कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य। बच्चे एक ही गति से नहीं सीखते। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे, कुछ को एक तरीका पसंद आता है, कुछ को दूसरा। इसलिए अलग अलग तरीके आजमाएं और देखें कि आपके बच्चे को कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बच्चों पर दबाव न डालें। दबाव से बच्चे तनाव में आ जाते हैं और तनाव में याददाश्त कमजोर हो जाती है। पढ़ाई को एक मजेदार गतिविधि बनाएं, एक सजा नहीं। जब बच्चे पढ़ाई का आनंद लेने लगते हैं तो वे अपने आप और अधिक सीखना चाहते हैं। लोगन डेविडसन कहते हैं कि बच्चे स्पंज की तरह होते हैं, वे सब कुछ सोख लेते हैं, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। सही तरीका है खेल, कहानियां और सकारात्मक प्रोत्साहन। तो दोस्तों, अगर आप माता पिता हैं तो आज से ये तकनीकें अपने बच्चों के साथ आजमाइए। पढ़ाई को कहानियों और खेलों में बदलिए, मेमोरी पैलेस बनाइए, गानों और तुकबंदियों का उपयोग करिए और सक्रिय लर्निंग को प्रोत्साहित कीजिए। देखिए कि आपके बच्चों की याददाश्त कैसे बेहतर होती है और वे स्कूल में कैसे बेहतर करने लगते हैं। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुढ़ापे में याददाश्त को कैसे तेज रखें। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। हम नाम भूलने लगते हैं, चीजें भूलने लगते हैं और कभी-कभी ये डर भी लगने लगता है कि कहीं हमें डिमेंशिया या अल्जाइमर तो नहीं हो रहा। लेकिन लोगन डेविडसन कहते हैं कि बुढ़ापे में याददाश्त का कमजोर होना कोई अपरिहार्य नहीं है। सही आदतों और तकनीकों के साथ आप अपनी याददाश्त को बुढ़ापे में भी तेज रख सकते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रेन प्लास्टिसिटी। वैज्ञानिकों का मानना था कि एक बार ब्रेन विकसित हो जाने के बाद वो बदलता नहीं है, लेकिन आधुनिक शोध ने साबित कर दिया है कि ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी दिमाग की खुद को बदलने और नए कनेक्शन बनाने की क्षमता जीवन भर बनी रहती है। आप 80 साल की उम्र में भी नई चीजें सीख सकते हैं, नए कनेक्शन बना सकते हैं और अपनी याददाश्त को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात, यूज इट या लूज इट। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका उपयोग करेंगे, उतना ही ये मजबूत होगा। जितना कम उपयोग करेंगे, उतना ही ये कमजोर होगा। इसलिए बुढ़ापे में भी अपने दिमाग को एक्टिव रखें, नई चीजें सीखें, एक नई भाषा, एक नया इंस्ट्रूमेंट, एक नया खेल। क्रॉसवर्ड पहेलियां सॉल्व करें, सुडोकू खेलें, किताबें पढ़ें, अपने दिमाग को चुनौती देते रहें। तीसरी बात, मेमोरी तकनीकों का अभ्यास करते रहें। ये तकनीकें किसी भी उम्र में काम करती हैं। अपने मेमोरी पैलेस का उपयोग करते रहें, लोकी विधि का अभ्यास करते रहें, मेजर सिस्टम का उपयोग करते रहें। ये तकनीकें आपके दिमाग को एक्सरसाइज देती हैं और नए कनेक्शन बनाने में मदद करती हैं। चौथी बात, शारीरिक व्यायाम। आपका दिमाग और आपका शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नियमित शारीरिक व्यायाम जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, योग आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और नए न्यूरॉन्स के विकास को प्रोत्साहित करता है। रोज कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि करें। 5वीं बात, स्वस्थ आहार। आप जो खाते हैं उसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे मछली, अखरोट, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ब्लूबेरी, डार्क चॉकलेट और विटामिन्स जैसे पत्तेदार सब्जियां आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और ट्रांस फैट्स से बचें। छठी बात, अच्छी नींद। नींद के दौरान आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को सॉर्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो ये प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। 7वीं बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट। लगातार तनाव आपके दिमाग के लिए हानिकारक होता है। ये नए न्यूरॉन्स के विकास को रोकता है और याददाश्त को कमजोर करता है। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या अपनी पसंदीदा गतिविधियां करें। 8वीं बात, सामाजिक जुड़ाव। सामाजिक रूप से सक्रिय रहने से आपका दिमाग एक्टिव रहता है। दोस्तों और परिवार से मिलें, बातें करें, नए लोगों से जुड़ें।
सामाजिक अलगाव डिमेंशिया के जोखिम को बढ़ाता है। लोगन डेविडसन कहते हैं कि बुढ़ापे में याददाश्त का कमजोर होना कोई अभिशाप नहीं है, ये जीवन शैली का परिणाम है। अगर आप अपने दिमाग का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो वो कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को एक्टिव रखते हैं, स्वस्थ आहार लेते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और तनाव कम रखते हैं, तो आप अपनी याददाश्त को बुढ़ापे में भी तेज रख सकते हैं। वो कहते हैं, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, ये जीवन का एक चरण है और इस चरण को भी आप अपने दिमाग को तेज रखकर पूरी तरह से जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ये आदतें अपनाइए, अपने दिमाग को एक्टिव रखिए, व्यायाम करिए, स्वस्थ खाइए, अच्छी नींद लीजिए, तनाव कम करिए और सामाजिक रूप से जुड़े रहिए। देखिए कि आपकी याददाश्त बुढ़ापे में भी कैसे तेज बनी रहती है। दोस्तों, अब हम उन आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपकी याददाश्त को तेज करने में मदद करती हैं। ये वे छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो आपकी याददाश्त धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। लोगन डेविडसन कहते हैं कि तकनीकें तो जरूरी हैं, लेकिन आदतें उन तकनीकों को जीवन का हिस्सा बनाती हैं। पहली आदत, रोज पढ़ना। पढ़ना आपके दिमाग को एक्सरसाइज देता है। ये नए शब्दों, नए विचारों और नए दृष्टिकोणों से आपका परिचय कराता है। रोज कम से कम 20-30 मिनट पढ़ने की आदत डालें, चाहे वो किताब हो, अखबार हो या मैगजीन, बस पढ़ते रहें। दूसरी आदत, नई चीजें सीखना। आपका दिमाग तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब वो नई चीजें सीख रहा होता है। एक नई भाषा सीखें, एक नया संगीत वाद्य यंत्र सीखें, एक नया खेल सीखें, एक नया कौशल सीखें। जितना ज्यादा आप नई चीजें सीखेंगे, उतने ही नए न्यूरल कनेक्शंस आपके दिमाग में बनेंगे। तीसरी आदत, चीजों को लिखना। लिखने से आपकी याददाश्त मजबूत होती है। जब आप कुछ लिखते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को और अधिक गहराई से प्रोसेस करता है। डायरी लिखें, नोट्स बनाएं, टू डू लिस्ट बनाएं, बस लिखते रहें। चौथी आदत, पर्याप्त पानी पीना। आपके दिमाग का 75% हिस्सा पानी है। जब आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाता, ध्यान कम हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। रोज कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। पांचवी आदत, शुगर कम करना। ज्यादा शुगर आपके दिमाग के लिए हानिकारक होती है। ये याददाश्त को कमजोर करती है और डिमेंशिया के जोखिम को बढ़ाती है। मीठे पेय, मिठाइयाँ और प्रोसेस्ड फूड से बचें। छठी आदत, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत करता है, फोकस बढ़ाता है और याददाश्त को बेहतर बनाता है। रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन करें। बस एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। सातवीं आदत, ब्रेन गेम्स। क्रॉसवर्ड, सुडोकू, शतरंज, मेमोरी गेम्स, ये सब आपके दिमाग को एक्सरसाइज देते हैं। रोज 15 से 20 मिनट इन गेम्स में से कोई एक खेलें। आठवीं आदत, दोहराव। जो चीज़ आप याद रखना चाहते हैं उसे बार बार दोहराएं, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़े थोड़े अंतराल पर। यह स्पेस्ड रेपिटेशन का सिद्धांत है और ये बहुत प्रभावी है। नौवीं आदत, एकाग्रता। एक समय में एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग से बचें। जब आप पढ़ रहे हों तो सिर्फ पढ़ें, जब आप खा रहे हों तो सिर्फ खाएं। एकाग्रता आपकी याददाश्त को बेहतर बनाती है। 10वीं आदत, सकारात्मक सोच। तनाव और नकारात्मक विचार आपकी याददाश्त को कमजोर करते हैं। सकारात्मक सोचें, आभारी रहें, खुश रहें। जब आपका दिमाग शांत और खुश होता है तो वो बेहतर याद रखता है। लोगन डेविडसन कहते हैं, ये आदतें कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आप इन्हें रोज करते हैं तो इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, आज से इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू करिए। आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। एक आदत चुनिए, उसे 1 महीने तक करिए, फिर दूसरी आदत चुनिए। धीरे धीरे ये आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी और आपकी याददाश्त पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी। चैप्टर 17, निष्कर्ष। अपनी याददाश्त को सुपर पावर में बदलें। दोस्तों, अब हम इस लंबी यात्रा के अंतिम अध्याय में हैं। हमने लोगन डेविडसन की किताब फोटोग्राफिक मेमोरी को गहराई से समझा। हमने जाना कि याददाश्त कैसे काम करती है, फोटोग्राफिक मेमोरी क्या है, लो की विधि और मेमोरी पैलेस कैसे बनाएं, मेजर सिस्टम से संख्याएं कैसे याद रखें, नाम और चेहरे कैसे याद रखें, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, फोकस और ध्यान कैसे सुधारें, शब्दों और भाषाओं को कैसे याद रखें, प्रेजेंटेशन कैसे दें, दैनिक जीवन में इन तकनीकों का उपयोग कैसे करें, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन की तकनीकें क्या हैं, बच्चों की याददाश्त कैसे सुधारें,
बुढ़ापे में याददाश्त को कैसे तेज रखें और कौन सी आदतें आपकी याददाश्त को बेहतर बनाती हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद ये है कि आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, वो प्रशिक्षित नहीं है। आपके दिमाग में वो सब कुछ मौजूद है जो एक असाधारण याददाश्त के लिए चाहिए। बस जरूरत है सही तकनीकों को सीखने और उनका अभ्यास करने की। लोगन डेविडसन किताब के अंत में कहते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक सीखा हुआ कौशल है और हर कौशल की तरह इसे सीखने और अभ्यास करने की जरूरत है। तो इस किताब से हम क्या सीखते हैं? पहली सीख, याददाश्त कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है तो आप उसके साथ काम करना सीख जाते हैं, उसके खिलाफ नहीं। दूसरी सीख, मेमोरी पैलेस सबसे शक्तिशाली तकनीक है। इसे बनाना सीखें, इसका अभ्यास करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तीसरी सीख, मेजर सिस्टम संख्याओं को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे सीखने में समय लगता है लेकिन ये इस लायक है। चौथी सीख, नाम और चेहरे याद रखने के लिए नाम को एक छवि में बदलें और उसे चेहरे की किसी विशेषता से जोड़ें। पांचवी सीख, फोकस और ध्यान याददाश्त की नींव है। मल्टीटास्किंग बंद करें, एकाग्रता बढ़ाएं और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। छठी सीख, अभ्यास ही सब कुछ है। ये तकनीकें सिर्फ जानने से काम नहीं करेंगी, आपको इनका अभ्यास करना होगा, बार बार, लगातार। सातवीं सीख, धैर्य रखें। कोई भी एक दिन में मेमोरी चैंपियन नहीं बन जाता। छोटे छोटे कदमों से शुरू करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। आठवीं सीख, अपने दिमाग का ख्याल रखें। नींद, व्यायाम, आहार और तनाव प्रबंधन, ये सब आपकी याददाश्त को प्रभावित करते हैं। नौवीं सीख, मजा लें। ये तकनीकें अजीब और मुश्किल लग सकती हैं लेकिन इनमें मजा भी है। अजीब छवियां बनाएं, मजेदार कहानियां बनाएं और सीखने का आनंद लें। 10वीं सीख, शुरू करें अभी, आज। एक छोटी सी चीज से शुरू करें। एक शॉपिंग लिस्ट, एक नाम, एक तारीख। मेमोरी पैलेस बनाएं, एक छवि रखें और देखें कि आप कैसे याद कर पाते हैं। वो छोटी सी सफलता आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। लोगन डेविडसन कहते हैं, आपकी याददाश्त आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। तो दोस्तों, अब ये आपकी बारी है। ये तकनीकें आपके सामने हैं, ये आदतें आपके सामने हैं। अब आपको करना है। शुरू करिए अभी, आज। अपना पहला मेमोरी पैलेस बनाइए, अपनी पहली छवि रखिए और देखिए कि आपकी याददाश्त कैसे बदलती है। क्योंकि जब आपकी याददाश्त बदलती है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी की इस यात्रा में आपका साथ पाकर हमें बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि लोगन डेविडसन की ये किताब फोटोग्राफिक मेमोरी आपको उतनी ही प्रेरणा देगी जितनी हमें देती है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपके दिमाग को एक सुपर पावर में बदलने का एक मार्ग है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये किताब कैसी लगी? आप कौन सी तकनीक सबसे पहले आजमाएंगे? हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी याददाश्त को सुपर पावर में बदल सके। तो फिर दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई जिंदगी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, ख्याल रखें अपनों का। और हाँ, याद रखना सीखिए और कभी ना भूलिए। स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़े रहने